हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवनीत सच्चन एंड वेलकम वंस अगेन इन टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। इसमें आप देख रहे थे मेजरिंग टूल्स का सारे आपके लीनियर मेजरमेंट वाले टूल्स हो चुके थे, एंगुलर मेजरमेंट वाले टूल्स हो चुके थे। अब जब बात करते हैं हम सरफेस मेजर करने के लिए, सरफेस या फ्लैटनेस मेजर करना होता है तो उसके लिए एक टूल्स आपको पढ़ाया जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर का होता क्या है बेसिकली, ये कैसे मेजर करता है आपके सामने फिगर दिख रहा होगा। इसके पार्ट से भी हम बता देंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या फंक्शन होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। एक्चुअली में ये करता क्या है, ये रीडिंग जो सरफेस है उसको कंपेयर करता है। मीन्स आप जो सरफेस मेजर कर रहे होते हैं, ये जो आप सरफेस मेजर कर रहे होते हैं इसमें कितनी फ्लैट है, कितनी स्मूथ है, मतलब कितने हिल्स ऑफ वैली है, कितनी ओवेलिटी है, कितनी कॉन्वेक्सिटी है, कितनी कॉन्केव है। मतलब ये क्या करता है, इस सरफेस से इस सरफेस को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। अब इस चीज को किस में दिखाता है, डायल में दिखाता है। तो ये चीज समझ में आई कि मेजर कैसे करता है। मतलब ये एक प्रकार का दो सरफेस एक ही रहती है, उसमें से जो सरफेस में से हिल्स ऑफ वैली रहती है उनको कंपेयर करके डायल में मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, कंपेयर करता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर की माप कैसी रहती है, कंपैरेटिव माप रहा है, मतलब कंपेयर करके माप देता है। इसको एक नाम दे दिया गया कंपैरेटर। इसको कंपैरेटर भी बोलते हैं। समझ में आई चीज कहां से, क्योंकि ये रीडिंग को क्या करता है, रीडिंग कैसे लेता है, कंपेयर करके बताता है कि ये सरफेस इसकी अपेक्षा में कैसी है, ऊपर उठी है या नीचे दबी हुई है। ये चीज समझ में आई तो इसके लिए इसको हम क्या बोल देते हैं, कंपैरेटर भी बोलते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर को। अब इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। आपको फिगर दिख रहा होगा, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, पार्ट्स बोलेंगे तो आपको पार्ट्स की पहले नॉलेज होनी चाहिए। ये आपको जो दिख रहा है गोल सा भाग, ये होता है डायल। इसको क्या बोलते हैं, डायल बोलते हैं। इसके अलावा आप लोग डायल कहां पढ़े थे, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में डायल था, डिस्क था, लेकिन इसमें डिस्क नहीं होती, इसमें केवल डायल होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी क्या थे, पूरी परिधि पे ग्रेजुएशन बने थे, तो इसमें भी बने होते हैं। ये चीज डायल समझ में आई आपको। इसमें जो ये डायल बना रहता है, किसमें बना रहता है, केज में बना रहता है। ये भाग क्या कहलाता है, केज कहलाता है। केज, ये जो प्लास्टिक का पीछे वाला भाग है केज कहलाता है। इसमें जिसमें ग्रेजुएशन अंकित रहते हैं, निडल लगी रहती है, ये जो आगे का फ्रंट का पोर्शन है ये क्या कहलाता है, डायल कहलाता है। ठीक है, इसमें ऊपर का जो भाग है बाइजल कहलाता है। क्या नाम है इसका, बेजल। इसको बेजल बोलते हैं। इसका यूज क्या है अभी बता देंगे, पहले आप पार्ट्स देख लेंगे किसको क्या बोलते हैं। ये चीज समझ में आई। इसमें तो आप जो देख रहे हैं निडिल बोलते हैं, इसको सुई बोलते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, ये निडिल है या सुई है। ठीक है, जब पॉइंटर भी बोल सकते हैं, बाकी निडिल या सुई इसको बोलेंगे। ठीक है, ये आपको जो दिख रही है निडिल है या सुई है। ये जो अंदर की एक छोटी सी आपको डायल दिख रही है, इसको स्मॉल डायल भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका बेसिकली नाम दिया गया है, वो लोग आप लोग इंपॉर्टेंट है याद करना, रिवोल्यूशन काउंटर। इसका क्या नाम है, रिवोल्यूशन काउंटर। इसका भी यूज बताएंगे क्या यूज होता है। पहले आप पार्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये चीज इतनी समझ में आई। ये होता है आपका प्लंजर। ये जो पोर्शन होता है ये प्लंजर कहलाता है। नीचे वाला भाग स्टेम कहलाता है। ठीक है, और जो सरफेस के टच में रहता है, ये आप जो पोर्शन देख रहे हैं नीचे की जो टिप है, ये बाल कांटेक्ट होता है, मतलब बाल पॉइंट होता है। बाल पॉइंट होता है, मैंने बताया था दो तरह के कांटेक्ट बनते हैं, लाइन कांटेक्ट या बाल कांटेक्ट। तो ये कैसा होता है, बाल कांटेक्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं, बाल पॉइंट कांटेक्ट भी बोल सकते हैं, या दूसरी चीज इसको एंगल भी बोल सकते हैं। एंगल बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का कौन सा भाग सरफेस को मेजर करता है, मतलब कौन सा उसके टच में रहता है, तो एनुअल या बाल पॉइंट कांटेक्ट भी उसको बोल सकते हैं। ये चीज इतनी समझ में आई। ये सारे पार्ट्स हो गए इसके। अब एक एक पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस पार्ट्स का क्या यूज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शुरू से, स्टार्टिंग से। ये बेजल दिख रहा है आपको। बेजल का यूज क्या होता है, जब हम क्या होता है, जब हम मेजरमेंट लेते हैं, इसमें मेजरमेंट में लेते हैं तो ये जो निडल दिख रही है आपको, निडल क्या होती है, या तो
क्लॉकवाइज भी क्षेपित होती है या तो एंटी क्लॉकवाइज भी क्षेपित होती है। ये चीज समझ में आई? मतलब या तो इसका जो नीडल है इसका जो मोशन रहेगा या तो क्लॉकवाइज रहेगा या एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। क्लॉकवाइज मोशन ये प्लस में रहती है रीडिंग, एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग माइनस में रहती है। मींस अगर ये जो नीडल है आपकी, ये जो नीडल है अगर इधर जा रही है क्लॉकवाइज तो रीडिंग प्लस में रहेगी, मतलब क्या हुआ इसका सरफेस उठी हुई है। एंटी क्लॉकवाइज जा रही है मतलब सरफेस क्या है, नीचे धसी हुई है। ठीक है, सरफेस फ्लैट होगी तो पॉइंटर क्या रहेगा, जीरो पे रहेगा, जिसको स्मूथ सरफेस जिसको हम लैटिन द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं, पॉइंटर जीरो पे रहना चाहिए, मतलब आप कितना भी सरफेस पे इसको आगे पीछे रोटेट करें लेकिन जीरो पे रहेगा तो सरफेस क्या है, बिल्कुल फिनिश है। लेकिन ये विक्षेपित होती है सुई, तो ये प्लस माइनस चीज होती है कि क्लॉकवाइज में प्लस और एंटी क्लॉकवाइज माइनस। ठीक, तो बेजल करता क्या है, मान लीजिए कोई भी सरफेस है जिसमें हिल्स और वैली क्या है, ज्यादा है। जब हिल्स और वैली ज्यादा होती है सरफेस में, मतलब सरफेस बहुत ही रफ होती है। ठीक है, जब इसको हम रोटेट कराएंगे पूरे सरफेस में तो पॉइंटर क्या होगा, बहुत ज्यादा विक्षेपित होगा। इसका जो निडल है, निडल क्या होगा, बहुत ज्यादा विक्षेपित होगी। मतलब हो सकता है इसमें 2-3 चक्कर लगा जाए, हो सकता है यहां से सुई यहां पर आ जाए, ये यहां पर आ जाए, मतलब कहीं भी विक्षेपित हो जाती है। फिर इसको हम क्या करते हैं, बेजल का बेसिकली यूज अब यहाँ होता है कि कहीं भी सुई है, निडल कहीं भी है, इसको हमें क्या करना है, जीरो पे करना है। तो हम बेजल को प्रेस कर देंगे, तो बेजल का प्रेस करने मतलब निडल कहीं भी थी, अब हम क्या कर देंगे, जब जैसे ही बेजल को प्रेस करेंगे तो निडल फिर से पुनः जीरो पर आ जाएगी। तो बेजल का यूज समझ में आया। रीडिंग को कहीं भी किसी भी स्थिति में हमें जीरो पे लाने के लिए निडल को बेजल का यूज होता है। ठीक है, बेजल क्लियर हो गया। डायल समझ में आ गया था आपको, डायल फ्रंट का पोर्शन होता है जिसमें रीडिंग दिखती है आपको। केस समझ में आया, जिसमें पूरा मैकेनिज्म फिट रहता है, बना हुआ रहता है। इसमें इंटरनल क्या रहते हैं, गियर रहते हैं, वो किस सिद्धांत में काम करता है भी उस पर आते हैं। बाकी पहले पार्ट्स देख रहे थे। प्लंजर में क्या रहता है कि स्टेम लगी रहती है, ये पोर्शन प्लंजर होता है, इससे निकला हुआ होता है, इसमें स्टेम लगी रहती है। क्योंकि अगर हम कांटेक्ट पॉइंट की बात से अगर देखें तो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इंडिकेटर दो तरह के हो जाते हैं, एक लीवर टाइप होता है और एक कौन सा टाइप, प्लंजर टाइप होते हैं। दो तरह के होते हैं, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी हम लीवर टाइप में डिस्कस करेंगे किस तरह का होता है। पहले ये कौन सा टाइप है, प्लंजर टाइप है। तो प्लंजर में स्टेम लगी रहती है। स्टेम कुछ नहीं है, लंबी सी राड होती है जो कि स्प्रिंग लोडेड रहती है। स्प्रिंग लोडेड होने की वजह से क्या होता है, ये प्लंजर में आगे पीछे रोटेट करती है। ये एनविल होता है या पाल पॉइंट कांटेक्ट होता है, ये क्या करता है, सरफेस के टच में रहता है। ठीक है, अब हम ये जो आपको छोटी सी डायल दिख रही है, छोटी सी जो डायल दिख रही है, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन काउंटर। इसका क्या यूज है, मैंने बोला जब हिल्स वैली ज्यादा होती है, मींस सरफेस ज्यादा रफ होती है, तो ये क्या करता है, कई बार जो निडल रहती है वो 3 चक्कर 4 चक्कर 5 चक्कर लगा जाती है। तो अब हम जल्दी से देख नहीं पाते हैं, क्योंकि इतने फास्ट रोटेशन होते हैं कि हम जल्दी से उसको काउंट नहीं कर सकते कि 5 चक्कर हो गए 6 चक्कर हो गए। तो ये चीज डायल में, सॉरी ये जो रिवॉल्यूशन काउंटर है इसमें ये चीज क्या हो जाती है, शो हो जाती है। मतलब इसकी जो इसमें भी निडल रहती है, इसकी जो निडल क्या होती है, ये भी विक्षेपित होती है। 1 2 3 4 4 चक्कर लगा जाएगी निडल तो ये 4 में आ जाएगा, 5 चक्कर निडल लगा जाएगी बड़ी वाली डायल पे तो ये 5 चक्कर इसमें काउंट हो जाएंगे। मतलब ये 5 mm की दूरी तय कर चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिवॉल्यूशन काउंटर, मतलब जितने चक्कर है उनको काउंट कर रही है, गिन रही है। रिवॉल्यूशन मतलब चक्करों को क्या कर रही है, काउंट कर रही है, कितने चक्कर बड़ी वाली निकली थे, कितने चक्कर लगाए थे। ठीक है, इसका यूज होता है। अब चूंकि इसकी लिस्ट काउंट की बात करें तो ये 0.01 mm और 0.001 mm, मीट्रिक सिस्टम में 0.01 mm और 0.001 mm दो में उपलब्ध होते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप 0.01 mm ही टिक करके आए अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो, चूंकि 0.01 में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ेंगे भी। बाकी मिलते भी हैं मार्केट में, जो मिलते हैं तो 1 माइक्रोन के एक्यूरेसी भी मिलते हैं, उपलब्ध हैं। ठीक है, अगर हम ब्रिटिश सिस्टम में बात करें 0.001 इंच हो जाएगा और 0.001 इंच हो जाएगा। मतलब ब्रिटिश सिस्टम में इतने एक्यूरेसी तक और मीट्रिक सिस्टम में इतने एक्यूरेसी तक। आप सिंपल शब्दों में ये बोल सकते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, सॉरी ये डायल टेस्ट इंडिकेटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01। आप ये याद करके रखेंगे, इसके बारे में बताएंगे भी कैसे लिस्ट काउंट आता है। तो लिस्ट काउंट की बात हो गई। अब ये वर्क कैसे करता है, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है, जिसको अपन सिद्धांत बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या होता है, इसको डीटीआई भी बोलते हैं। बार बार हम इसको डायल टेस्ट इंडिकेटर बोले, डीटीआई भी बोलेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है,
तो डीडीआई का सिद्धांत क्या होता है, मींस प्रिंसिपल क्या होता है? डीडीआई का सिद्धांत होता है कि रैक ओपिनियन के सिद्धांत पे काम करता है। रैक ओपिनियन के सिद्धांत के द्वारा रीडिंग को मैग्नीफाई करके डायल पे दिखाता है। मतलब रैक ओपिनियन होता क्या है, इसमें एक रैक रहती है, रैक में क्या रहते हैं, दांते कटे रहते हैं, रैक में रहते हैं दांते कटे रहते हैं। इसमें क्या रहता है, जो गियर रहता है, गियर इसमें क्या रहता है, टच होके चलता है, तो ये रैक हो जाती है जिसमें दांते कटे होते हैं। लंबाई में दांते कटे होते हैं, रैक होता है। पिनियन क्या होता है, एक छोटा सा गियर होता है जो कि रैक पे क्या करता है, रोटेट करता है। कैसे रोटेट करता है, आप ऊपर नीचे रोटेट करता है रैक पे। मतलब कौन सा मोशन हो गया, लीनियर मोशन हो गया। कौन सा मोशन हो गया, लीनियर मोशन को। जबकि निडल कैसे रोटेट करती है, राउंड में रोटेट करती है, मतलब रोटरी मोशन। तो रैक पिनियन का क्या, एक यहां से समझ में आया आपको, लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में चेंज कर रहा है। ये चीज समझ में आ रही है? ये रैक था, ये पिनियन था। रैक में पिनियन ऊपर नीचे होता है, तो ये निडल क्या होती है, चारों तरफ मतलब पूरे 360 डिग्री पे क्या होती है, रोटेट होती है। मतलब लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में चेंज करने के लिए अगर कोई मैकेनिज्म है तो क्या है, रैक ओपिनियन। ठीक है, ये चीज समझ में आई? इसी सिद्धांत पे काम करता है। मतलब जो पॉइंटर है जब आगे पीछे चलेगा तो आगे पीछे जब इसमें हम सरफेस पे मूव कराएंगे तो पॉइंटर ऊपर नीचे होगा, तो ये चीज किसमें, निडल पे शो करती है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत की बात करें तो प्रिंसिपल क्या हो गया, डायल इंडिकेटर का प्रिंसिपल क्या हो गया, ये रैक ओपिनियन के द्वारा रीडिंग को, माप को मैकेनिकल लीवरेज द्वारा, मतलब मैकेनिकल मेथड द्वारा, मैकेनिकल मेथड ही होगा क्योंकि इसमें गियर लगे रहते हैं अंदर, तो ये मैकेनिकल मेथड मतलब यांत्रिक विधि द्वारा क्या करता है, डायल पे मैग्नीफाई करता है। डायल पे मैग्नीफाई मतलब रीडिंग को क्या करता है, ये डायल पे बड़ा करके दिखाता है आपको। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। ये चीज समझ में आई। अब हम इसकी बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। डायल इंडिकेटर बेसिकली आप किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, डायल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि ये जिसमें लगा हुआ था स्टैंड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, या आप ये पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। डायल के अकॉर्डिंग बात करें तो डायल के अकॉर्डिंग दो तरह के होते हैं। अकॉर्डिंग टू डायल दो तरह के होते हैं। पहला होता है बैलेंस टाइप, पहला क्या होता है, बैलेंस टाइप। दूसरा होता है कंटीन्यूअस। बैलेंस टाइप, कंटीन्यूअस टाइप। बैलेंस टाइप में क्या रहता है, इसमें आप जो ग्रेजुएशन देख रहे हैं, इसमें आप जो ग्रेजुएशन देख रहे हैं ये क्या है, जीरो दिख रहा है आपको, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, मतलब टोटल कितने ग्रेजुएशन होते हैं, 100 खाने होते हैं। नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए, 100 खाने होते हैं। ठीक है, वो कैसे रहते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं और 90 तक जाते हैं, मतलब 100 तक खाने 100 तक होते हैं, लेकिन लिखे जाएंगे 90 तक, क्योंकि यहाँ 90 हो जाता है फिर ये 100 हो जाता है, इसी को हम जीरो बोल देते हैं। तो ये कंटीन्यूअस में क्या हो रहा है, रेटिंग बढ़ रही है, तो ये कंटीन्यूअस टाइप का डायल इंडिकेटर हो गया। अगर हम बैलेंस टाइप इंडिकेटर की बात करें तो बैलेंस टाइप में क्या रहेगा, जो जीरो से लेके 50 तक तो रीडिंग आती है, यहाँ तक 10 20 30 40 50 के बाद यहाँ से फिर 40 30 20 10, मतलब फिर क्या हो जाता है, अभी पहले देख रहे थे तो 50 के बाद 60 70 80 90 तक जाता है, लेकिन फिर से अगर हम बैलेंस टाइप की बात करें तो 50 के बाद फिर 40 30 20 10, मतलब रीडिंग आधी इधर 50 तक आधी इधर, फिर से 50 से लेके 0 तक। तो ये बैलेंस टाइप का हो गया। अगर कंटिन्यूअस में बढ़ रही है तो कंटिन्यूअस टाइप का डायल हो गया। दो तरह के डायल होते हैं, होता कुछ नहीं है, बस आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे रीडिंग प्लस में जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे रीडिंग माइनस में जाएगी। ठीक है, वो विक्षेपित कितना हो रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं, 100 खाने होते हैं। इसमें कितने खाने होते हैं, टोटल 100 खाने होते हैं, जिसमें 10 mm पे हमने क्या कर दिया है, मार्किंग कर दी है, मतलब बता दिया है लिख के ये 10वां खाना है, 20वां खाना है, 30वां खाना है। अब चूंकि इसका लिस्ट काउंट 0.01 होता है तो एक खाने का मान कितना हो गया, 0.01। लिस्ट काउंट जो होता है वही उसके एक खाने का मान होता है, मतलब इसका एक छोटा खाना, ये जो छोटा खाना दिख रहा है, कोई भी छोटा खाना ले लेंगे कहीं भी तो उसके एक खाने का मान कितना होगा, 0.01 में। मतलब जब निडिल एक खाने तय करेगी तो ट्रेवल करेगी तो 0.01 में उसने दूरी तय कर ली है। ठीक है, तो डायल के अकॉर्डिंग देख रहे थे, डायल के अकॉर्डिंग बैलेंस टाइप समझ में आया आपको, कंटीन्यूअस टाइप समझ में आया। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, पॉइंट जो कांटेक्ट हो रहा है सरफेस में, उसके अकॉर्डिंग भी दो प्रकार के होते हैं। कंटेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, कंटेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फिर दो प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से, प्लंजर टाइप, प्लंजर टाइप होता है, लीवर टाइप।
दो तरह के हो जाते हैं, प्लंजर टाइप, लीवर टाइप। ठीक है, लीवर टाइप में क्या रहता है, लीवर टाइप का देख लेंगे, फिगर होगा मेरे पास, लीवर टाइप का दिखा देते हैं। ये हो आपका लीवर टाइप, ये लीवर टाइप डायरेक्ट इंडिकेटर है। ये आपको दिख रहा है, ये लीवर टाइप डायरेक्ट इंडिकेटर। इसमें जो नीचे का जो मैकेनिज्म भी चेंज हो जाता है, ये लीवर और स्क्रॉल के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, लीवर और स्क्रॉल के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें ये जो नीचे पॉइंटर देख रहे हैं, इसमें भी देखिए बाल लगी हुई है नीचे, मतलब इसका भी जो कंटेक्ट रहेगा क्या रहेगा, पॉइंट कंटेक्ट रहेगा, लाइन कंटेक्ट नहीं रहता। पॉइंट कंटेक्ट में एक्यूरेसी ज्यादा होती है लाइन कंटेक्ट की अपेक्षा। तो जो टच करेगा सरफेस के, पॉइंट ही टच करेगा, मतलब एक बिंदु ही टच करेगा। इसमें जो इसकी जो नीचे यूनिट रहती है, जिसको अपन वहां पे एनविल बोल लेते हैं, यहाँ पे स्टाइलस बोलते हैं। क्या रहता है, स्टाइलस होता है। लेकिन अंदर का जो मैकेनिज्म रहता है, उसमें स्प्रिंग लोडेड क्या थी, स्प्रिंग लोडेड मतलब स्प्रिंग थी, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे थे, लीवर ऊपर नीचे जा रहा था। इसमें स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल होता है। ये भी स्प्रिंगनेस, इसमें स्प्रिंगनेस का गुण इसमें भी होता है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया, स्क्रॉल होता है। ये फ्री रहती है, इस तरह की फ्री रहती है, सरफेस पे ऐसे ऐसे रोटेट करती है। मतलब ये जो इसका स्टाइलस होता है, ये सरफेस पे चलता है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है एक बार, जो डायरेक्ट इंडिकेटर है, इसमें जो लीवर टाइप का डायरेक्ट इंडिकेटर था, वो उसमें किस पार्ट, मतलब कौन सा पार्ट उसमें किसके द्वारा वो काम करता है, तो लीवर और स्क्रॉल के द्वारा, लीवर और स्क्रॉल के द्वारा। जबकि प्लंजर टाइप में प्लंजर और स्प्रिंग मेन फंक्शन रहते हैं, इसमें लीवर और स्क्रॉल रहता है, बस इतना ही है। बाकी सेम डायल के बारे में सेम ग्रेजुएशन होते हैं, सेम रीडिंग होती है, बस जो कंटेक्ट करने के लिए रहता है इसमें स्टाइलस लगा रहता है। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो ये बात हो गई लीवर टाइप डायरेक्ट इंडिकेटर की। ठीक है, तो आप देख रहे थे कंटेक्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग प्लंजर टाइप की बात हो गई, लीवर टाइप की बात हो गई। अगर हम ये लगाते किसमें है, ऐसा तो हाथ में पकड़ के थोड़ी मेजर करने लगते हैं कहीं भी, क्योंकि एक्यूरेसी इतनी है, हाथ की सेट ही नहीं है कि आप सही से मेजर कर सको। तो इसके लिए स्टैंड आते हैं, दो स्टैंड होते हैं। स्टैंड दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल स्टैंड होता है, एक मैग्नेटिक स्टैंड होता है। मैग्नेटिक स्टैंड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्टैंड भी देख लीजिए आप लोग, मैग्नेटिक स्टैंड होता है, ये आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक स्टैंड होता है। इसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं, इसमें नीचे वी ब्लॉक बना होता है। वी ब्लॉक का मतलब वी ग्रूव कटा होता है। मैग्नेटिक जो मैग्नेट इसमें रहता है, ऑन ऑफ का स्विच रहता है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सरफेस में क्या करता है, मैग्नेट की भांति चिपक जाता है, कहीं भी आप रख देते हैं। नीचे वी ग्रूव काटने का मतलब क्या हुआ, जब हम इसका बेसिकली जब यूज करते हैं कहां पे, लेथ मशीन पे। ये आप देख रहे हैं यूज इसका, ये लेथ मशीन है। लेथ मशीन के 4 जाचक या 3 जाचक में जब हम जाप को बांधते हैं, तो कहाँ रखना पड़ता है इसको, बेड में इसके बेड में रखना पड़ता है। ये जो डायरेक्ट इंडिकेटर है, इसके बेड में रखना पड़ता है। बेड के शेप आप जानते हैं, ये लेथ मशीन के बेड का शेप कैसा होता है, फ्लैट होता है या वी शेप में होता है, फ्लैट होता है या वी शेप में होता है। जब इसमें हमें रखना होगा, इसमें रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें वी शेप में बनाना पड़ेगा। इसलिए वी शेप में बनने होने के कारण, क्योंकि हम लेथ मशीन के बेड में हम अच्छे से रख सकें, वहां पे स्टैंड कर सकें इसको, इस वजह से इसका मैग्नेटिक टाइप में रहेगा। ऑन ऑफ का स्विच रहता है, जैसे ऑन करेंगे आप, मैग्नेट रहता है इसमें, नीचे चिपक जाता है सरफेस पे। क्योंकि आप जैसे भी जानते हैं, कोई भी मशीन है, कोई भी टूल्स हैं, सब किसके बने हैं, आयरन के बने हुए हैं। तो आयरन में मैग्नेटिक का गुण रहता है, तो ये चिपक जाता है आसानी से, फिर ये हिलेगा नहीं। स्टैंड में लगा हुआ है डायरेक्ट इंडिकेटर। अब ये स्टैंड फिक्स हो गया। अब ये डायरेक्ट इंडिकेटर का जो वर्क पीस यहाँ रहेगा, अब ये इसका मेन फंक्शन यहाँ से होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज समझ में आई आपको। मैग्नेटिक तरह के भी होते हैं, सिंपल में मैग्नेट नहीं रहेगा, बस सीधे रख सकते हैं, उसको हट भी जाता है, वो आसानी से हट जाता है, जब किसको ऑन ऑफ करके वर्क होता है इसका। ये चीज समझ में आई। तो स्टैंड के अकॉर्डिंग 2 तरह के होते हैं, मैग्नेटिक और। अब इसका यूज देख लेते हैं, डायरेक्ट इंडिकेटर का यूज क्या है। ये जो आप DTI देख रहे थे, इसका यूज क्या है, डायरेक्ट इंडिकेटर आप जो पढ़ रहे हैं इतनी देर से, तो आपको मैंने बताया है कि ये फ्लैटनेस चेक करता है, नीचे दिखाया, फ्लैटनेस चेक करता है, स्ट्रेटनेस भी चेक करता है, मतलब सीधापन, ठीक है। और लेथ मशीन में जाप को ट्रू भी करता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि DTI में से लेथ मशीन को जाप ट्रू करने के लिए कौन सी इफेक्टिव रहेगी, मतलब किसके द्वारा लेथ मशीन में जाप को ट्रू करते हैं, तो किसके द्वारा, DTI के द्वारा, डायरेक्ट इंडिकेटर। लेथ मशीन में जाप को कैसे, लेथ मशीन में जाप को ट्रू करते हैं, मतलब समझ रहे हैं,
मतलब जो लेथ मशीन में जाप बांधते हैं वो किस में बांधते हैं, तो 4 चक हो गया, 3 चक हो गया, मैनी टाइप्स आप इसमें चक रहते हैं। तो किसी भी चक में जब हम बांधते हैं सिलिंड्रिकल रॉड को जब बांधते हैं तो क्या होता है, ये स्ट्रेट रहना चाहिए, मतलब जब चक घूमे तो ये स्ट्रेट सीधे घूमने चाहिए, मतलब इसमें क्या नहीं, ओवलनेस नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसकी क्या चेक करता है, कंसेंट्रिसिटी चेक करता है, केंद्रीयता चेक करता है। आपको फिगर के द्वारा भी दिखा दें यहाँ से कैसे चेक करता है, ये आप देखिए कंसेंट्रिसिटी चेक करता है। कंसेंट्रिसिटी मतलब क्या हो गया, ये हॉलो पाइप है, हॉलो पाइप के अंदर इसने क्या कर दिया है, ये जो डायल है, डायल का इसमें अंदर से प्लंजर लगा दिया है। अब ये जब घूमेगा रोटेट करेगा, ये जो आप देख रहे हैं हॉलो पाइप ये रोटेट करेगा, तो इसमें क्या होना चाहिए, फ्लेक्चुअल नहीं आना चाहिए, मतलब ये निडल भी छिपी नहीं होनी चाहिए, जीरो पे रहेगी तो मतलब क्या है, कंसेंट्रिसिटी है, इसमें केंद्रीयता है। ठीक है, तो लेथ मशीन में जाप को ट्रिम करना है या लेथ मशीन में जाप को क्या करना है, कंसेंट्रिसिटी में सेट करना है या फ्लैटनेस चेक करना है, स्ट्रेटनेस चेक करना है। अब कहाँ पे इसका यूज देख रहे थे आप, साइन बार में, साइन बार में ऊपर से DTI लगाते थे, डायल टेस्ट इंडिकेटर, जिसके द्वारा भी क्या कर रहा था, जाप को स्ट्रेटनेस दे रहा था, स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए वहां पर। ये समझ में इसके यूज भी हो गए, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही सारी चीजें, आई होप अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, कैसे काम करता है, क्योंकि एक ही लेक्चर में पूरा डिटेल हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आई, यूज भी समझ में आया, किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है, कितने प्रकार के होते हैं। अब रैक इंजन के बारे में समझ में आया, लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में चेंज करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका लिस्ट काउंट अगर बात करें निकालने के लिए, लिस्ट काउंट निकालने की अगर हम बात करें तो इसमें ये रैक होती है, रैक में गियर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के गियर होंगे। डिफरेंट साइज के गियर होने से क्या रहते हैं, इसमें जो दांते कटे रहते हैं, इसमें जो टीथ रहते हैं वो भी अलग अलग नंबर ऑफ टीथ कम ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि डायल जैसे ही चेंज होता है वो डिपेंड करते हैं, टीथ भी कम ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो मैकेनिज्म रहता है, ये इंटरनल पोर्शन देख रहे हैं, ये मैकेनिज्म है इसका, जो इसका फ्रंट पोर्शन है ये इसका बैक पोर्शन है, इसमें ये मैकेनिज्म रहता है। ठीक है, अलग अलग तरह के इसमें क्या रहते हैं, गियर फिट रहते हैं, इसी के द्वारा रीडिंग को क्या करता है, वो बड़ा करता है। तो इसमें मेन एक रैक होती है, रैक से एक छोटा गियर जुड़ा रहता है, छोटे गियर से बड़ा गियर जुड़ा रहता है, और बड़े गियर से फिर एक छोटा गियर जुड़ा रहता है, फिर उसके छोटे गियर में बड़ा गियर रहता है, फिर इसमें, तो इस तरह से फिर निडल में जाती है। मतलब इतना प्रोसेस हो जाता है, ये सेकंडों में होता है, मतलब सेकंडों के नैनो सेकंड में होता है। आप जब जैसे रीडिंग ऊपर नीचे करते हैं, ये सब प्रोसेस होने के बाद आपको रीडिंग दिखाता है वो। ठीक है, तो सिंपल आप इसका लिस्ट काउंट पूछे तो नहीं जाता है, लेकिन अगर आप देखना चाहेंगे इसका लिस्ट काउंट तो हम दिखा देते हैं निकाल के। लिस्ट काउंट इसका 0.01 हम बताए हैं, 0.01 भी होता है, 0.02 भी होता है, लेकिन इसका हम लिस्ट काउंट निकाल के दिखाएंगे 0.01 वाला। ठीक है, तो सिंपल आपको डायल समझ में आया, डायल में कितने ग्रेजुएशन थे, 0 से लेके 100 तक खाने थे, तो खानों की संख्या कितनी हो गई, 100 थी। लेकिन इसमें एक खाने का मान, मतलब जब हम बात करते हैं कि कितने दूरी तय करता है, जब ये पूरे एक चक्कर लगा जाएगा, टोटल खाने कितने थे, 100 खाने थे, 100 खाने थे, तो एक खाने की वैल्यू कितनी होती है, 0.01, मतलब 100 खाने थे, 0.01 एक खाने की वैल्यू होती है। तो जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 1 mm, मतलब पूरी निडल यहाँ से लेके पूरी फिर 0 पे आ जाएगी, तब 1 mm उसने दूरी तय की है। ये चीज समझ में आई, उसने फिर कितनी दूरी तय की है, 1 mm दूरी तय की है, क्योंकि टोटल खाने कितने थे, 100 थे, एक खाने में 1.01 mm था, तो कितने mm की दूरी तय की, जब यहाँ से पूरी यहाँ तक निडल आ जाएगी तो 1 mm की दूरी तय की उसने। ये चीज समझ में आई। इसका हम लिस्ट काउंट निकालते हैं, तो लिस्ट काउंट का छोटे तरीके से निकाल सकते हैं। पूरा मैकेनिज्म देखेंगे तो इसमें 50 खाने होते हैं, 25 mm की रैक होती है, 1/2 mm मतलब आधा mm की दूरी पे खाने कटे होते हैं। टोटल खाने कितने हो जाते हैं, क्योंकि 25 mm की दूरी में अगर आधे mm पे खाने बनाएंगे तो 50 खाने हो जाएंगे। छोटा गियर रहता है, इसमें 10 खाने होते हैं, तो उसकी गियर की गति निकालते हैं, फिर जो गियर जिससे टच होता है वो उसमें 75 खाने होते हैं, फिर उसके द्वारा जो 15 खाने वाले को रोटेट कराता है। ऐसे करके पूरा मैकेनिज्म देखने से सही है, क्योंकि लिस्ट काउंट अब तक नहीं आया हुआ है, तो सिंपल तरीके से भी लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो लिस्ट काउंट का फार्मूला अगर यहाँ से हम देखें, लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या हो जाता है यहाँ से, तो 1 रोटेशन ऑफ मेन स्केल, 1
रोटेशन ऑन मेन स्केल बटे 1 रोटेशन ऑन मेन स्केल बटे नंबर ऑफ टोटल डिवीजन, नंबर ऑफ टोटल डिवीजन, ये लिस्ट काउंट हो जाता है। ये जो आपको दिख रहा है यहां से लिस्ट काउंट का फार्मूला 1 रोटेशन ऑन मेन स्केल, 1 रोटेशन कितने रोटेशन, इसमें एक रोटेशन का मान रखना है बट नंबर ऑफ टोटल डिवीजन मतलब टोटल खानों की संख्या रखनी है। तो यहाँ से 1 रोटेशन ऑन मेन स्केल, एक रोटेशन करता है मेन स्केल में तो कितने mm की दूरी होती है 1 mm की बटे नंबर ऑफ टोटल डिवीजन कितने इसमें टोटल 100 खाने रहते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट लिस्ट काउंट कितना आ जाता है 0.01 mm। ठीक है, मतलब एक रोटेशन की वैल्यू 1 mm होती है जबकि खाने कितने होते हैं टोटल एक रोटेशन में 100 खाने तय करते हैं, इसलिए 1/100 मतलब 0.01 mm। तो ये चीज समझ में आ रही है। इसकी रीडिंग लेना भी बहुत आसान है, रीडिंग भी आसानी से इसकी ले सकते हो आप। जैसे इसकी रीडिंग लेनी है, इसमें आपका रिवोल्यूशन काउंटर नहीं है, छोटा सा रिवोल्यूशन काउंटर हम लोग बना लेते हैं। कौन सा काउंटर? रिवोल्यूशन काउंटर। इसका भी यूज आएगा क्योंकि रीडिंग लेते समय इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, इसमें इस तरह के ग्रेजुएशन रहते हैं 9 तक, फिर यहाँ पे 0 हो जाता है। ये निडिल है, ठीक है। यहाँ पे रिवोल्यूशन हमने काउंटर छोटा सा बना लिया है, थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा आपको तो बड़ा कर दे रहे हैं। ये चीज समझ में आ रही है। नीचे हमने रिवोल्यूशन काउंटर बना लिया, ऊपर डायल बना हुआ था ऑलरेडी। अब इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं? मान लीजिए निडिल यहाँ पे दिखा रहा है लेफ्ट साइड में, अगर राइट साइड में दिखा रहा है, हमने यहाँ पे मान लिया निडिल इसकी कहाँ पे थी, इधर पे थी, तो 0 से लेके हम कितने खाने हो गए 10 11 12 13 14, टोटल खाने कितने हो गए 14 खाने हो गए। 14 खाने उसने निडिल ने क्या किए तय किए हैं, लेकिन कई खाने तय कर चुके थे पहले से, मतलब रिवोल्यूशन काउंटर में 4 खाने दिखा रहा है। इसकी जो छोटी सुई है वो 4 खाने आ चुके हैं, मतलब 4 खाने लगाने के बाद फिर यहाँ पे पहुंची है 14 पे। तो 4 खाने, चूंकि इसके एक खाने का मान, इसके एक खाने का मान 1 mm होता है, पूरा एक चक्कर लगाता है तब इसमें एक खाना पड़ता है, मतलब एक चक्कर लगाने मतलब 1 mm, तो 1 mm इसका एक खाने का मान हो जाता है। तो 1.00 एक खाने का मान, लेकिन जो सुई कहाँ पे थी 4 नंबर पे थी, तो ये हो जाएगा 4.00, मतलब इसकी रीडिंग आ गई क्योंकि ये mm में आएगी 4.00। समझ में आ रही है? क्योंकि छोटी वाली सुई, पहले छोटी वाली सुई को देखेंगे कहाँ पे थी, तो छोटी वाली सुई 4 पे थी तो 4.00 हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे बड़ी वाली सुई कहाँ पे है। बड़ी वाली सुई क्लॉक वाइज पे है, इधर से कहाँ पे क्लॉक वाइज जाने पे, ना कि एंटी क्लॉक वाइज जाने पे। तो क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो रीडिंग क्या होगी, जुड़ेगी, प्लस में होगी। कितनी? चूंकि 14वें खाने पे निडिल है तो एक खाने मान कितना होता है 0.01, 14 खाने इसमें 14 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा 0.14 इसमें रीडिंग क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 4.14 mm। चीज समझ में आ रही? रीडिंग लेना भी आप लोग सीख गए कैसे रीडिंग लेते हैं। इधर जाती तो एंटी क्लॉक वाइज थी, एंटी क्लॉक वाइज में माइनस में हो जाता, क्लॉक वाइज में प्लस में हो जाएगा। पहले हम इसके रीडिंग देखेंगे, इसमें कितने का निडिल घूम चुकी है, फिर इसके बाद हम उस रीडिंग को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो रीडिंग लेना सीख गए आप लोग, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। पहले इसकी रीडिंग को हम ऐड करेंगे। ये तो एक खाना 1 mm का होता है, क्योंकि चौथे खाने में थी तो 4 mm हो गए। अब इसके खाने 14वें खाने में निडिल थी तो एक खाने में निडिल का मान 0.01 था, तो 14वें खाने में थी तो 14 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा दिए, तो कितना आ गया 4.14। तो ये रीडिंग लेना भी आप लोग सीख गए। तो यूज भी हो गया, यूज भी देख लिया आप लोगों ने, क्या क्या यूज था इसका। लिस्ट काउंट निकालना भी मैंने सिखा दिया इसका, और ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया डायल लिस्ट इंडिकेटर में, सारा डिस्कस हो चुका है इसमें। तो ये आपका डायल लिस्ट इंडिकेटर भी खत्म हो जाता है। अब मेजरिंग टूल्स में आपका अगर कुछ बचता है तो गेज बचते हैं, क्योंकि बताया था मैंने अभी रेडियस सरफेस आपको मेजर करना है, क्योंकि मेजरमेंट में आपको कई तरह की मैंने बताई थी, कई तरह की सरफेस होती हैं। लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, 2 चीज़ें हो गई थी। फ्लैटनेस मेजरमेंट मतलब तो उसके लिए DTI पढ़ लिया आप लोगों ने। फिर इसके बाद अब बचता है रेडियस मेजरमेंट, तो उसके लिए आपको रेडियस गेज बताए जाएंगे। रेडियस गेज के अलावा भी और कई सारे गेज हैं, उनके बारे में डिस्कस होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगा है, मतलब चैनल
कुछ भी चीजें समझ में आई हैं, अगर थोड़ी सी भी चीजें समझ में आई हैं, जो कुछ आपको नया सीखने को मिला है जो आपकी जानकारी में नहीं था, अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो लाइक कर दिया करो, क्योंकि थोड़ा सा लगता है कि नहीं मैं सही पढ़ा रहा हूँ, अगर कुछ आपको नई जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो ये DTI हो गया। थैंक यू आज के लिए, कल मिलते हैं फिर गेज के साथ। ओके।